नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक जोशी आप सबका लेक्स वॉक टॉक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ये हमारा लेक्स वॉक टॉक का 7वां एपिसोड है और हम हर एपिसोड में एक आम जन के महत्व का और आम जन के जानने योग्य मुद्दा या टॉपिक लेके आते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, लॉ एंड नीड फॉर सोशल चेंज। डोमेस्टिक शब्द अपने आप में बहुत घरेलू है, मतलब हर व्यक्ति जो समाज में रहता है डोमेस्टिक शब्द के मायने समझता है। और वायलेंस शब्द भी बहुत लोगों ने महसूस किया होगा या देखा होगा खुद पे या दूसरों पे होते हुए। तो ये मुद्दा मुझे लगता है हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे के संबंध का है। और महिला बच्चे ही नहीं, पुरुष के भी, उन्हें भी समझना चाहिए कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं। आज का हम विषय स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको अपने स्पीकर से एक बार मिलवा देता हूँ, हमारे पैनल में जो हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ दूसरी बार जुड़ रहे हैं नरेंद्र बिश्नोई सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत नमस्कार है। दीपक। नरेंद्र सर कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फैमिली लॉ ही पढ़ाते हैं, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे दूसरे स्पीकर हैं आज के एडवोकेट मोहम्मद मुजम्मिल जी। मोहम्मद मुजम्मिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, हेलो एवरीवन। मोहम्मद मुजम्मिल जी दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली लॉ के मैटर्स में आर्ग्यू करते हैं। आज के हमारे तीसरे स्पीकर हैं कनिका हांडा जी। कनिका हांडा जी सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिसर्चर हैं और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहे हैं। आपका स्वागत है कनिका जी। नमस्कार। ओके, तो जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो समझने वाली बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और डोमेस्टिक वायलेंस किन किन पे भारतीय कानून के हिसाब से लागू होता है, या कह लीजिए उसका स्कोप क्या है। यदि हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का पढ़े, तो ये तीनों आर्टिकल 14 और 15 इक्वेलिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 बात करता है कि स्टेट को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने चाहिए, उनको इक्वेलिटी दिलवाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ। और ऐसी बहुत सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू लाइफ जो है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ भी कवर करता है। और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है विदाउट डोमेस्टिक वायलेंस, एक फ्री स्पेस में आप जिए जिसमें आप अपने चरम पोटेंशियल तक पहुंच सकें। तो एक सर्वे था, मैं पढ़ रहा था जब इस विषय के लिए रिसर्च कर रहा था, तो उसमें लिखा था कि भारत में लॉ की कमी नहीं है, भारत में कमी है मैकेनिज्म की जिनसे उस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है। और साथ साथ कमी है अवेयरनेस की और अंडरस्टैंडिंग की। आम जनता को लॉ की अवेयरनेस ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इसी एक ब्रिज को, एक ये जो गैप है, इसी को ब्रिज करने के लिए हम लोग ये संवाद, ये डिस्कशन लेके आते हैं लेक्स वॉक में। तो आज के डिस्कशन को हम ओपन करते हैं अपने पहले टॉपिक पे जाके। पहला जो हमारा सब टॉपिक है आज का, जो है डोमेस्टिक वायलेंस, मीनिंग, स्कोप एंड ट्रेंड। तो इसको समझने के लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर से बढ़िया व्यक्ति तो मुझे लगता नहीं कोई हो सकता है। हमें भी सर ने सिखाया, आज आपको भी सर बताएंगे कि इसके मायने, इसके मतलब क्या होते हैं और इसका स्कोप क्या है। चलिए चलते हैं नरेंद्र सर के पास। ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। जब भी हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस इज एनी बिहेवियर द पर्पस ऑफ विच इज टू गेन पावर, कंट्रोल over spouse or any intimate family members. Whenever the general public thinks about domestic violence, they usually thinks in terms of physical assault. They think this is the only one type of abuse, but there are several other categories of domestic violence which was defined in section 3 of Domestic Violence Act 2005. They includes sexual abuse, verbal and emotional abuse, economic abuse. Now we are going, what is the objective of Domestic Violence Act? महिलाओं के जो राइट्स हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पहली बार नहीं दिए गए हैं। जैसा कि दीपक ने बताया, उस तरह के सभी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में है। अगर उस तरह का कोई क्राइम होता है तो उसके लिए ऑफेंसेस आईपीसी के अंदर है। Then what is the purpose of Domestic Violence Act? If you read the Bare Act, the basic objective is described: an act to provide more effective protections to the rights of the woman guaranteed under the constitutions.
So the purpose of this act was to provide more effective protections to the women who are subjected to the violations. Now, first of all, when we are discussing with the scope, to whom this act will be applicable, who can be considered to be an aggrieved person, it was very well defined in definition sections. It says any woman. Now again, I am thinking why they have only included the woman in Domestic Violence Act, even if they have also defined the child. If you read section 2B, it says child means any person who was less than 18 years. But when we are talking about the rights, they have only discussed under section 18. If the aggrieved person is a child, the protection order, under the protection order, court can stop the respondent to enter his own schools. So even if the scope discuss with the woman, but it should also discuss to the male child also, because they are also subject to the violations. Okay, so the aggrieved person means any woman who is or has been in a domestic relationship. Now the word is, what do you mean by domestic relationship? Until unless the persons are living in domestic relationship, this act would not be applicable. So domestic relationship is again defined a relationship between two persons who live or has at any point of time lived together. अगर दोनों आदमी आपस में इकट्ठे रह रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेशनशिप में है, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो एक क्वेश्चन आता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मींस क्या कभी भी एक साथ रहे हो, दैट वुड आल्सो बी कवर्ड. और इस एनी पॉइंट ऑफ टाइम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक जजमेंट्स भी है, कुलदीप सिंह वर्सेस रेखा. व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों साथ साथ कॉन्टिन्यूअसली दे आर लिविंग टुगेदर और दे आर शेयरिंग डोमेस्टिक हाउस, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर टेम्परेरली दे लीव द हाउस and the persons are coming again, then also it be considered. But once a person has leave the house और उसका right खत्म हो चुका है, then they would not be covered at any point of time. I'm just giving an example. A person has a two son and they are living in a joint Hindu family. While filing a petitions for protection order for the residents, they can file against respondent, husband or their father-in-law also. But take an example, there is already a partition between them. उनका आपस में partition हो चुका है. उसके बाद daughter in law अपने father in law के against में नहीं गए, वो that cannot be considered to be at any point of time. Clear? तो अगर past में कभी ऐसा रहा, वो इस domestic relationship के इस definitions में नहीं आएगा. Second point आ रहा है respondent. Who can be respondent? And I am telling you, ये तो डेफिनेशन रिस्पोंडेंट्स की बनाई है, ये बड़ी टिपिकल है. इसमें कौन कौन कंसीडर होगा? पहले अगर हम पढ़ते हैं, रिस्पोंडेंट मींस एनी अडल्ट मेल मेंबर्स हु इज और हैज बीन लिव विद इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द वुमन. तो ये तो पहला जो रिस्पोंडेंट की बात आ रही है, सिर्फ मेल मेंबर के अगेंस्ट में ही फाइल हो सकता है. लेकिन अगर हम इसका प्रोविजो पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, प्रोविजो सेज एग्रीव्ड वाइफ और ए फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप, they can file a petition against the relative of husband also. Okay. और इस चीज को बहुत अच्छे से मनोज वानखड़े और शिखा वानखड़े के केस में अच्छे से बताया है. What they are saying, in this case even the relative of the husbands, they can also become a respondent. But if the wife has got a divorced wife cannot be entitled to get benefit under Domestic Violence Act. दूसरा, जब हम स्कोप की बात करते हैं, वहां पे जो लिखा है ना लिव इन रिलेशनशिप, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, बट क्या लिखा है, इन द नेचर ऑफ मैरिज. तो डी वैल्यू स्वामी का केस इस चीज को बहुत अच्छे से बताता है. व्हेन ए पर्सन आर इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इफ दे आर इन लिव इन रिलेशनशिप, दे हैव टू फुलफिल सम कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज दैट they should be living as a husband and wife into the society, as a husband and wife into the society. They should be age of marriages. And they are not otherwise prohibited to go for marriages. Take an example, if the person is already married, if he is a spouse living,
if he is living in a living relationship with some another persons, in those cases the wife is not entitled to get benefit under Domestic Violence Act. And the second thing is, those persons who is in living relationship, they should share household, or they should live in domestic relationships. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much, sir. Now let's move to our next speaker. पहले ही विषय पे बात करने के लिए हम चलते हैं एडवोकेट मुजम्मिल जी के पास। तो मुजम्मिल जी, जैसा कि सर ने हमें मीनिंग ऑफ स्कोप बहुत अच्छे से हमें समझाया, एक दो केसेस के हवाले देते हुए भी, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? और क्योंकि आप कोर्ट में ऐसे केसेस लेते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं, ट्रेंड कैसा रहता है ऐसे केसेस का कोर्ट में? मैं कोर्ट के प्रैक्टिकल पर्पस से 2 इंस्टेंसेस डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके जो आउटकम है लॉ का, बेसिकली जैसा सर ने और दीपक जी आपने ही बताया कि जनरल लॉ वाज ऑलरेडी देयर, but however what was the need of passing the Domestic Violence Act? For that purpose, as sir has already told, there was constitutional obligation of Article 15 Clause 2, and there was some international obligation as well of the Vienna Convention and CEDAW, that is called Convention of All Kind of Discrimination Against Women. So and even the parliament or the society felt that the general law which was there in the IPC were inadequate in terms of remedy especially. So if we go for the IPC, they will provide the punishment. But what will happen to the women who need remedy? Aggrieved person in such cases need remedy, not punishment. So if one go to the police, what will happen? The accused will be arrested, or they will not be arrested on the gravity of the complaint. But and in these circumstances, the women want some remedy. So feeling that thing, the parliament passed that law where very wider definition of domestic violence has been taken. As sir has already told, the domestic violence here is not just physical, but also amount to the financial stress of sexual violence, mental, and many other instances has been taken in the definition, which will come within the definition of domestic violence. Sir has also talked about the definition of the respondent, which as per the Bare Act talk about male only. But as per the judgment of Honorable Court, that male part has been struck down, and any member of the husband family will be included into the definition of respondent by that. So that male part has been struck down by the Honorable Court. Now coming to the trend of the court. So there are 2 instances which I would like to mention. One is the mechanical order of summoning by the court in terms of the accused. So as there's a case of Ashish Singh versus State of UP, I think, where the court said there is a tendency of the complainant to implicate all the relatives of the husband without any veracity in the complaint. So on that basis, what happens, the magistrate mechanically pass the order of summoning orders. Whether the person is coming within the definition of sharing the household or the respondent or not, just because of there are allegation. So on that basis, law is very much settled by the Honorable High Court of Delhi in Harvansh Singh case, that until or unless a person does not come within the definition of the shared household, the person who has or has been sharing the shared household, that person cannot be summoned under DV Act, no matter how the grave the allegations are. So for example, I had a case where the brother-in-law of the husband was summoned, although the allegations were very serious. But we went to the session court under section 29, which is the appeal to the order of the magistrate, stating that the sharing the shared household is sine qua non for the summoning. So you cannot summon unless there is ingredients made out. You may have certain other remedies, whatever serious allegation you may have, but you cannot summon. And effectually, the order came in favor. So that is the first instance where the magistrate
very often pass the mechanical order of summoning, and they would summon everyone who would face the clutches of law without having done anything. Although they might have done, but under the DV, they are not coming within the purview of DV Act. Second thing is the right of residence of daughter-in-law. So there are many instances and a trend that once the daughter-in-law left the matrimonial home, and in Indian context, we know that most of the matrimonial house belong to the parents, exclusive property of the parents. So what the parent would do, they will outcast the son. And what they would do now, whenever the daughter-in-law try to enter into house, they will file an injunction suit asking the court to restrain the daughter-in-law from entering their property, because they don't, either the daughter-in-law or the child has no right. So they also say that even my son has no right. So how come the daughter-in-law has got the right to enter into my property, and I have right to live in peaceful? So this trend, sometimes the court grant liberty and give injunction against the daughter-in-law, which goes against the very fact that no law can restrain a daughter-in-law from entering into her matrimonial home. So that these are the two trends which need to be looked on. One thing I would like to add, that this law is in addition to the other law, and is very wide to add certain other facts which may not be there in terms of whether we talk about 125 CRPC, whether we talk about Hindu Marriage Act. As the Honorable Court has said that when the maintenance is granted under DV Act, that is granted on the basis of holistic view. There are many other essentials on the basis of which the maintenance is granted, and that cannot be added or qualified when the wife has already got the maintenance under 125, which is in limited sphere where she is not able to maintain herself. So the law was in the view of filling up the lacuna as well, and giving the holistic rights in detail to the women. Okay. Deepak. थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल जी। जैसा कि मुजम्मिल जी ने बहुत अच्छे से हमें अपने अनुभव से कोर्ट के ट्रेंड बताया, क्या ट्रेंड है, क्योंकि हम भी कोर्ट में जाते हैं, मुजम्मिल जी के साथ भी कुछ केसेस करते हैं हम लोग। तो अब चलते हैं हमारे अगले स्पीकर के पास। अगले स्पीकर के पास जाते हुए मैं कुछ जो मुजम्मिल जी ने बात कही, उन बातों को, उन पे आपके व्यू जानना चाहता हूं कनिका जी। मुजम्मिल जी ने रिस्पोंडेंट के विषय में बताया कि हु कैन बी अ रिस्पोंडेंट। उन्होंने बताया कि एनी मैन, एनी पर्सन फ्रॉम मैट्रिमोनियल होम, एनीबॉडी कैन बी अ रिस्पोंडेंट। अब एक सवाल यहाँ पे आता है, दो सवाल आते हैं पहले पार्ट में जो कवर करने बहुत आवश्यक है। पहली बात तो जो सर ने भी टच किया जिसको, कि हु कैन बी अ पिटिशनर, विमेन, कोई विमेन। अब रिस्पोंडेंट में क्या कोई विमेन रिस्पोंडेंट हो सकती है, या सिर्फ मेल मेंबर ही, पति, देवर, ससुर, यही लोग रिस्पोंडेंट होंगे? क्या सास, जेठानी, देवरानी, ये सब रिस्पोंडेंट हो सकती है? और दूसरी बात कि क्या कोई, जिस बच्ची या जिस लड़की की शादी नहीं हुई, वो अपने ही घर पे है, अपनी माँ के घर पे है, तो क्या वो अपने किसी व्यक्ति, पिताजी या स्टेप फादर, स्टेप मदर, या कोई चाचा, मामा, ताया, ऐसे लोगों के ऊपर केस किया जा सकता है यदि डोमेस्टिक वायलेंस की कोई धारा उन पे लगती है? तो ओवर टू यू कनिका जी। हाँ जी, दीपक जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपका जो आखिरी सवाल था उस पे चर्चा करना चाहूंगी कि इस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो यहाँ पे वुमेन की बात करी गई है, ना कि मैरिड वुमेन की। तो हमारा हमेशा यही परसेप्शन रहता है कि मैरिड वुमेन के लिए सारे लॉज हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज हैं, लेकिन ये जो एक एक्ट है, ये ऐसा एक एक्ट बनाया गया है जो कि हर वुमेन के लिए, हर वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए, जो भी उसके साथ उसके घर की चार दीवारी के अंदर हिंसा होती है, उससे उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो चाहे वो एक बेटी हो, बहन हो, या फिर माँ हो, हर एक रिश्ता इसमें कवर होता है। तो इसमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हो। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में सिर्फ डोमेस्टिक रिलेशनशिप जब हम जो इसमें परिभाषा दी गई है उसकी, उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ शादी का ही रिश्ता नहीं आता,
उसमें सारे रिश्ते आते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, अडॉप्शन का रिलेशन है, चाहे वो मैरिज का रिलेशन है या इन द नेचर ऑफ मैरिज है। तो यहाँ पे ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है, इस एक्ट ने पहली बारी, ये एक पहला ऐसा एक्ट है जिसने एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करा है इसके अंदर। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई लेडी रह रही है तो वो भी अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट, अगर उसका मेल पार्टनर उससे वायलेंस करता है तो उसके अगेंस्ट इसके अंदर रिलीफ ले सकती है। तो ये एक इसमें बहुत बड़ा माइलस्टोन था इस एक्ट के अंदर। और फिर उसके बाद आपका जो दूसरा सवाल था कि रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट में वो एक्ट ने ये डिफाइन करा था कि सिर्फ मेल ही कवर होगा, रिस्पोंडेंट हमेशा मेल ही होगा। वो थोड़ा शायद लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट से इसको डेफिनेशन को बनाने में कुछ लूप होल रह गया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रेक्टिफाई कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने हरसोरा वर्सेस हरसोरा के केस में यह बताया कि सिर्फ मेल रिलेटिव ही नहीं, इवन फीमेल रिलेटिव भी जो उसमें कवर होंगे। फिर उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम उस डेफिनेशन में ये थी कि उसमें लिखा था एडल्ट मेल मेंबर, तो वहां से एडल्ट भी हटाया गया, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक 16-17 साल का भी अगर देवर हो तो वो भी अपनी भाभी के साथ वायलेंस कर सकता है। तो उसमें वो एडल्ट होने से जो या वायलेंस को अबेट कर सकता है, तो जो मेन क्राइम करने वाला है वो उस 16-17 साल के बच्चे के पीछे छिप के अपना क्राइम छुपा लेगा और उसको आगे कर देगा। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए इस केस में इसको रेमेडी करा गया। और इसके साथ ही मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये जो एक एक्ट बनाया गया है ये सब रिलीजन्स पे इक्वली अप्लाई होता है। तो एक तरह से ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं तो ये एक इस कंटेक्स्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है। और प्लस हमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमें इसके सॉल्यूशंस पे जाने से पहले इसका रूट कॉज समझना भी जरूरी है। तो इसका रूट कॉज जो कहीं ना कहीं वो लाए करता है, वो हमारे सोसाइटी के माइंडसेट में लाए कर रहा है, जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो ये उस पेट्रियार्की का ही एक एक्सप्रेशन है, एक ब्लेटेंट एक्सप्रेशन है जो कि इस वायलेंस के रूप में निकल के आता है। तो इसे जो है कुछ लोग एक इंटीमेट टेररिज्म का भी नाम देते हैं कि टेररिज्म बाहर तो जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन ये घर के अंदर एक टेररिज्म हो रहा है जिसमें कि एक महिला अपने घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं करती है। और प्लस इस एक्ट के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है वो भी एक बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब, एक तो इस एक्ट में पहली बार ये एक अटेम्प्ट करा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करा गया है, और उसमें इकोनॉमिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस इन सब चीजों को भी इंक्लूड करा गया है। तो एक मैरिड वुमेन के केस में जहां तक सेक्सुअल वायलेंस जो है वो आईपीसी में कवर नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पर कवर होता है। तो ये एक इसमें मतलब तारीफ के लिए एक बात है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच कनिका जी इनपुट्स देने के लिए अपने। तो पहले पार्ट को अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं, पहले पार्ट में हमने समझ लिया कि डोमेस्टिक वायलेंस के मायने क्या हैं, सर ने बताया अपने में, और इसमें रिस्पोंडेंट कौन कौन हो सकता है। उसके बाद कनिका जी ने इसमें क्लियर कर दिया कि जो विमेन है सिर्फ ये शादीशुदा नहीं, शादी नहीं हुई वो विमेन भी हो सकती है। रिलेशनशिप कैसा होगा, सिर्फ मैरिड रिलेशनशिप नहीं होगा, अपनी फैमिली में भी है, या स्टेप रिलेशन मतलब स्टेप फादर है, स्टेप मदर है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उन सब पे भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है लागू होगी। हमारे एडवोकेट मुजम्मिल जी जो मौजूद हैं उन्होंने कुछ ट्रेंड बताए कि जिन ट्रेंड का आजकल कोर्ट में वकालत के दाव पेच में इस्तेमाल किया जाता है दोनों ही साइडों से, दोनों ही पक्षों से। तो अब इसी आज के डिस्कशन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट है लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं, लीगल प्रोविजंस, देयर वर्किंग एंड इम्पैक्ट। कि लॉ तो बन गया, लॉ बनने के बाद उसका इम्पैक्ट भी है सोसाइटी में कि नहीं है, और उसका काम करने का अंदाज, उस लॉ के वो काम कैसे करता है, ये समझने के लिए सबसे बढ़िया हमारे पैनल में जो व्यक्ति हैं वो एडवोकेट मुजम्मिल जी हैं। तो एडवोकेट मुजम्मिल जी के पास इस दूसरे पार्ट को ले जाते हुए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि मैं पढ़ रहा था तो ये सिविल रेमेडी है एक तरीके से, जैसा मुजम्मिल जी ने भी थोड़ा सा बताया कि यदि कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस से उत्पीड़ित है या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो उस महिला को प्रोटेक्शन चाहिए। ज्यादातर
अगर स्पेशली शादी के केस में देखा जाए या उस डोमेस्टिक वायलेंस केस में उस महिला का संबंध रिस्पोंडेंट के साथ ऐसा है कि उस महिला को डिपेंडेंट रहना है उस रिस्पोंडेंट पे, तो महिला कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति या उसका वो जो व्यक्ति रिस्पोंडेंट है वो जेल जाए। उसको रिलीफ चाहिए। रिलीफ तो यहाँ पे जो ज्यादातर है वो सिविल रेमेडी के तौर पे दी गई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन लेकिन क्रिमिनल लॉ के हिसाब से होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मुजम्मिल जी इस पे ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे। ओवर टू यू मुजम्मिल जी। जी, देखिए आपने दीपक जी जैसे बताया कि बेसिकली जो लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन तो क्रिमिनल की तरह, एक तरह से जो पूरे एक्ट को क्रिमिनल की तरह से पेश किया है, बट एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ द रेमेडीज आर सिविल एक्सेप्ट सेक्शन 31 विच इज द वायलेशन ऑफ द प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें 1 ईयर की पनिशमेंट है और मैक्सिमम 20,000 फाइन है। अदरवाइज ऑल द रेमेडीज आर सिविल इन नेचर। सो जब हम एक्ट पे आते हैं तो इसमें रेमेडी बेसिकली जो प्रोवाइड की है वो सेक्शन 18 to 22 है। बेसिकली प्रोटेक्शन ऑर्डर, कॉम्पनसेशन, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर्स, इस तरह की इसमें रेमेडीज दी गई हैं। सो दीज रेमेडीज सेक्शन 23 में वुमेन जब सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल, any lady file complaint, aggrieved person file complaint, so she does not need to wait till the final disposal. So under section 23 वो रिलीफ जो फाइनली दिए जा सकते हैं वो ex parte interim भी दिए जा सकते हैं। Okay. That is called interim relief, right? So तो एक बार मुझे एक्स पार्टे का मतलब आप दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मैं एक्स पार्टे का बता देता हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इमीडिएट रिलीफ एग्रीड पर्सन को चाहिए होता है। बेसिकली हम कोर्ट प्रोसीजर ये है कि पहले हम कंप्लेंट डालेंगे। मैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर बता देता हूँ कि हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, कंप्लेंट लिस्ट होती है, हम अपियर होते हैं। दिल्ली में मैजिस्ट्रेट ये करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर से DIR रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट, मंगाते हैं पहले बिफोर इशूइंग नोटिस। सो आपको एक डेट मिलेगी, उससे पहले DIR रिपोर्ट आएगी जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर अग्रीव्ड पर्सन दैट इज कंप्लेनेंट को कॉल करेगी। वो फिर अपना DIR रिपोर्ट एक पूरा प्रोफार्मा है एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग टू दैट report will be submitted to magistrate, and on the next date of hearing, on the basis of DIR, most of the time, not every time, on the basis of DIR the summons will be issued. So sometimes the remedy जो required होती है बहुत immediate होती है, otherwise purpose ही खत्म हो जाएगा, right? There are some violation जिनमें without notice के आपको remedy चाहिए, तो court has been empowered in that case कि वो अग्रीव पर्सन को वो रेमेडी बिना नेक्स्ट पार्टी को सुने वो राइट दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल वायलेशन हो रहा है या घर से निकाल दिया है, तो कोर्ट हैज बीन गिवन पावर टू ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट लिसनिंग टू दी अक्यूज पर्सन। जनरल रूल यही है कि आप पहले नोटिस देंगे, फिर सुनेंगे, तब आप कोई रिलीफ देंगे। बट सेक्शन 23 में आप एक्स पार्टे यानी कि बिना सुने भी ये रिलीफ दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंसी। ओके, तो थैंक यू मुजम्मिल जी, आपने इसमें तो अपना इनपुट दिया। इस विषय को बाकी आगे समझने के लिए एक बार हम चलते हैं कनिका जी के पास। कनिका जी, जैसा कि मुजम्मिल जी ने हमें सेक्शन 31 में बताया कि वैसे तो सिविल रेमेडीज हैं इसमें ज्यादातर, सेक्शन 31 को छोड़ के, जहाँ पे 1 साल की सजा हो सकती है व्यक्ति को, और सेक्शन 23 में एक्स पार्टे उन्होंने काफी अच्छे से, मुझे लगता है लॉ बैकग्राउंड, नॉन लॉ बैकग्राउंड और कॉमन मैन को भी समझ में आ गया होगा। एक्स पार्टे मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे दूसरी पार्टी को सुने बिना ही जज को अपना ऑर्डर देना पड़े प्रोटेक्शन के लिए पेटिशनर को। तो इसमें आप क्या इनपुट देना चाहेंगे लीगल प्रोविजंस में, और उनका इम्पैक्ट स्पेशली सोसाइटी में क्या है, क्योंकि आप यू आर इनटू रिसर्च, तो आपको क्या लगता है? ओवर टू यू। सो बेसिकली इसमें जितने भी रिलीफ्स हैं वो इस तरह के रिलीफ हैं जो कि विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसमें रेजिडेंस ऑर्डर हो गया, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ दिया जाता है, कस्टडी का ऑर्डर पास किया जाता है, विमेन कंपनसेशन भी ले सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी।
मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन या तो पीड़ित महिला खुद दे सकती है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर दे सकता है जिसको उसने कंप्लेंट फाइल करी थी, या उस महिला के बिहाफ पर कोई और भी दे सकता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि कंप्लेंट कोई भी फाइल कर सकता है उसके बिहाफ पर। उसके बाद इस एक्ट में ये प्रोवाइड करा गया है कि इस सारे केस को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तो उसमें कुछ टाइमलाइंस दी गई हैं कि फर्स्ट हियरिंग जो है वो 3 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, फिर उसको जो पूरे केस को फर्स्ट हियरिंग से 60 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। और इसमें जो नोटिस सर्व किया जाता है दूसरी पार्टी को, दूसरे पक्ष को, वह 2 दिन के अंदर सर्व कर दिया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है सर्व। और उसके बाद उसमें काउंसलिंग का भी प्रोविजन दिया गया है कि पार्टियों के बीच में सलाह मशवरा करवा के उनमें समझौता करवा दिया जाए, और अगर वह कुछ नहीं हो पाता तो उसके हिसाब से फिर कोर्ट अपने ऑर्डर पास कर सकती है, जो इसमें रेमेडीज दी गई हैं। और जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास होता है वो कोर्ट की प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन पे पास किया जा सकता है कि कोर्ट को सारे आर्ग्यूमेंट्स और सारा केस सुनने के बाद ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। तो और फिर उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो है वो सेशन कोर्ट में करी जा सकती है। और अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर को रिस्पोंडेंट ब्रीच करता है तो वो एक जो है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया, जो कि अभी मुजम्मिल जी ने बताया कि 1 साल की सजा जिसमें हो सकती है और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग प्रोविजन है वो ये है कि ये जो ऑफेंस बनाया गया है उसमें जो प्रूफ है वो एग्रीव्ड पर्सन के सोल टेस्टिमनी पे माना जाएगा कि अगर वह महिला कहती है कि इसने ब्रीच करी है तो उसकी सोल टेस्टिमनी पर भी वो माना जा सकता है। लेकिन ये तो हुए इसमें जो थ्योरेटिकल प्रोविजंस है उनकी बात, लेकिन जब हम इसकी वर्किंग की, इस एक्ट की वर्किंग की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कई लेवल्स पे है इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में। इसमें जो है जितने भी अथॉरिटीज बनाई गई हैं उन सब अथॉरिटीज, हर एक अथॉरिटी को का अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है जो उन्हें मिलकर प्ले करना है। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई लूप होल है या कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है किसी स्टेट में तो वहां पर प्रॉब्लम आती है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। और ये जो 60 दिन की टाइमलाइन दी गई है ये भी हार्डली ही किसी केस में पूरी हो पाती है। मतलब जितना कि मैं समझती हूँ कि ये 60 दिन के अंदर कोई भी केस नहीं सॉल्व हो पाता। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्ट में टाइमलाइंस तो दे दी जाती है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बहुत से कारणों से नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ओवरबर्डन्ड है, तो उस सब वजह से चीजों में डिले होता है। तो उसके लिए सोल्यूशन वही है कि चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और जहां पर भी कोई वैकेंसी एग्जिस्ट करती है उसको भर के और सारे चीजों को सेटअप को ठीक से चलाने के लिए उस सब की जरूरत है। और दूसरा इसमें मतलब जो भी अथॉरिटीज हैं उनके लिए कोई यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं है सारी स्टेट्स में कि अगर कोई इंटर स्टेट केस है उसको किस तरह से डील करना है। और फिर शेल्टर होम्स की भी कमी है। अब जैसे अभी ये कोविड-19 के सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उस केस में अगर कोई वुमेन अपने घर से, एक तो वो निकल नहीं पा रही है और अगर वो किसी हेल्पलाइन पर अप्रोच करती भी है तो शेल्टर होम्स में भी कोविड का आगे और डेंजर है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी वर्किंग में है। ओके, थैंक यू। तो कनिका जी ने हमें काफी अच्छे से इसका इम्पैक्ट और इसके जो भी लीगल प्रोविजंस हैं और उसकी वर्किंग में होने वाले जो कमियां हैं या जो बाधाएं हैं उसके विषय में बताया। अब इसी सेकंड पार्ट को, हमारे सेकंड सब टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं नरेंद्र बिश्नोई सर के पास। तो सर, जैसा कि हमें कुछ लीगल प्रोविजंस और वर्किंग में जो हमें कमियां या बाधाएं आती हैं उसके विषय में पता चला, इसमें क्या आप एड ऑन क्या करना चाहेंगे सर? ओवर टू यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कनिका का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने अच्छे से सारे इस पॉइंट को पूरा ब्रॉडली कवर कर लिया है। जैसा कि इसने बताया कि जो एप्लीकेशन है मजिस्ट्रेट के पास, जरूरी नहीं है कि एग्रीड पर्सन ही लगाए, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी जा सकता है।
और जनरली मजिस्ट्रेट का जो मुजम्मिल जी ने बताया कि वो DIR रिपोर्ट की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो इस चीज के आने पे एक सर्विस प्रोवाइडर्स भी है सेक्शन 10 के अंदर, उनका रोल आता है। ये जो पावर है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करने की, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर भी फाइल कर सकते हैं, इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर भी फाइल कर सकते हैं। और हु कैन बी सर्विस प्रोवाइडर, तो कोई भी ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, और जिनका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स के जो राइट्स पे काम करने का, वो सब अपने आप को स्टेट के अंदर सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर करवा सकती है। और एक बार जब वो अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद उनका सारा का सारा रोल जो भी वुमेन्स है, एग्रीव्ड पर्सन है, उसको असिस्ट करने में आ सकता है। तो जब हम उनके रोल्स की बात करते हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ पुलिस, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, तो उनका पहला रोल क्या है, जब भी उनको पता चले कि उनकी सोसाइटी में ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो सबसे पहले उस वुमन की इंफॉर्मेशन और उसके राइट्स के बारे में उसको बताना है। कि अगर उसको शेल्टर होम की जरूरत है तो शेल्टर होम उसे प्रोवाइड करवाना है, अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है उसको उस चीज की हेल्प करनी है, और उसको उसके जो राइट्स है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो फ्री लीगल एड के जो उसके राइट्स हैं वो भी उसको बताए जाने चाहिए। और ये सब ड्यूटी सब इन लोगों का रोल्स मिलते हैं। बट अब ऐसा आता है कि क्या सर्विस प्रोवाइडर ये राइट बता रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ये राइट बता रहा है, और इसके अलावा कोई एनी नॉर्मल पर्सन, एनी इंडिविजुअल, अगर उसको भी ऐसे इंसिडेंट का पता चलता है, तो वो भी इस चीज को मजिस्ट्रेट को और इन सब अथॉरिटीज को बता सकता है। और जब ये पर्सन्स गुड फेथ में अपने राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब के सब प्रोटेक्टेड है। If they are giving those things in good faith and they are giving information, no civil or criminal proceeding can be started against them. ओके। दूसरा, मैं इसके अंदर जो हमारा मेन रेजिडेंस ऑर्डर जो सेक्शन 19 में डील हो रहा है, उसके बारे में बताना चाहता। जैसा कि मुजम्मिल ने भी अच्छे से बताया था कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड की बात आ रही है, जिसके अंदर वो राइट डिमांड कर रहे हैं रेजिडेंस का, वो या तो हस्बैंड का, इट शुड बी द ओनरशिप इज विद द हस्बैंड्स, और they live on rented accommodation on that particular sharehold, or at that particular time they live in as in a joint family member. But अगर वो सेम प्रॉपर्टी उसके फादर और मदर की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, then the problem will arise and they cannot demand as a right for residential orders. ओके। दूसरा मैं सेक्शन 9 में और डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जब हम रेजिडेंस ऑर्डर की बात करते हैं, अगर कोर्ट को लगता है जो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ऑनर है लेकिन उसका वहां पे रहना डेंजर है उस फीमेल के लिए, तो उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं कि आप उसको एविक्ट कर दें। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्या एक आदमी जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, क्या हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं? तो राइट ऑफ द पर्सन ऑफ द ओनरशिप ऑन द प्रॉपर्टी इज नॉट गिविंग हिम अनदर राइट कि वो फीमेल के साथ वायलेशंस करे। और जो हमने पहले रिस्पोंडेंट्स के जो हमने प्रोविजन डिस्कस किए थे, उसमें स्पेसिफिकली बताया कि वुमन कैन आल्सो बी ए रिस्पोंडेंट अगर उसकी रिलेटिव्स है। लेकिन एक प्रोविजन डाला है सेक्शन 19 के अंदर, जब हम इविक्शन ऑर्डर पास करते हैं उस ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी में, वो किसी भी महिला के अगेंस्ट में नहीं पास किया जा सकता। ओके। इसके अलावा एक बहुत, जो हमने एक्स पार्ट ए ऑर्डर की बात की और इंटीरियम ऑर्डर्स की बात की, तो इसमें महिला इंटीरियम ऑर्डर के लिए भी सेक्शन 23 में अप्लाई कर सकती है। और उसपे एक बहुत, दिल्ली हाई कोर्ट का भी 2019 का ही जजमेंट था, और पहले भी डिस्कस किया, विनीता दास वर्सेस उत्तम कुमार का जजमेंट है। उसमें कहा है कि फीमेल की क्वालिफिकेशंस और कैपेसिटी टू अर्न, ये बेसिस के ऊपर उसको इंटीरियम मेंटेनेंस के लिए मना नहीं किया जा सकता। If at that particular time if she is not working, she is still entitled to get relief by interim relief under section 23. और जो अभी आप पहले प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 28 पे स्पेसिफिकली बताया है, जितने भी ऑर्डर है 12 में, सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, तो जो प्रोसीजर कोर्ट्स का रहेगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रहेगा। अगर मान लो आपको मॉनेटरी रिलीफ भी दी जाती है, तो उसका इन्फोर्समेंट करवाने के लिए कोर्ट एज एन ऑर्डर ऑफ सीआरपीसी उनको फॉलो करेंगे। लेकिन जो उसका सबसेक्शन 2 कह रहा है कि सेक्शन 12 के अंदर और सेक्शन 23 के अंदर अगर कोर्ट अपना खुद का भी प्रोसीजर लाना चाहे तो उसको लगा सकता है। ओके। इसके अलावा जैसे हम इस बात कर रहे थे प्रोटेक्शन ऑर्डर है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कब तक, उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? तो जब तक इसके अंदर एग्रीव्ड पर्सन उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए नहीं जाता है, तो दैट वुड बी स्टिल कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर केस। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने
अच्छे से हमें बचे हुए प्रोसीजर जो बाकी दो पैनलिस्ट ने अभी कवर नहीं किए थे, आपने कवर कर दिया कंप्लीटली। तो मुझे लगता है सेकंड पार्ट हमारा अच्छा कंक्लूड हो गया। वकील साहब हैं हमारे पैनल में, उनकी ओपिनियन भी हमने जान ली। एक अच्छे एविड रिसर्चर हमारे साथ हैं, उन्होंने भी हमें अच्छे से वर्किंग और उसका इम्पैक्ट क्या है वो बता दिया। और हमारे सर जो हैं कैंपस लॉ सेंटर के, उन्होंने भी हमें अच्छे से प्रोसीजर के जो कुछ ट्रिकी पार्ट है, जो उसमें कमियां कह लीजिए या जो बाधाएं अदरवाइज आती हैं, वो सर ने बता दी। और जो क्रिमिनल इन नेचर बताया है कि 28 सेक्शन 28 में सीआरपीसी फॉलो होगा, वो सर ने सेक्शन भी क्लियर कर दिया। तो हमारी डिबेट का सबसे अच्छा बात यही है कि हम लॉ पॉइंट पे बात करते हैं, कोई भी हवा में बात नहीं करते हैं यहाँ पे। तो अब इसी मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जाने से पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हमारे लाइव जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है उस पर लिख सकते हैं। आपके सवाल हमारे पास आ जाएंगे, तो हम उस सवाल के जवाब अपने पैनलिस्ट से, या अगर मैं दे पाया तो हम चारों लोग मिलकर कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब हम दे पाए। तो हमारा थर्ड जो आखिरी पार्ट है आज का, वो है रोल ऑफ अथॉरिटीज एंड कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये तो मानना, ये कहने के लिए कोई नई बात नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक सोशल, कह लीजिए, इविल है। क्योंकि आज भी हम 21st सेंचुरी में हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं ने कितनी अचीवमेंट्स हैं, मतलब बताने, मतलब कोई नई, मतलब नया मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सब लोग जान रहे हैं आजकल महिलाओं का जो योगदान है हमारे समाज में। तभी भी हमें आज डोमेस्टिक वायलेंस की बात करनी पड़ रही है, तभी भी हमें एक ऐसा लॉ लाना पड़ रहा है। मतलब ये शर्मिंदगी की बात है एज अ सोसाइटी हमारे लिए। मुझे पर्सनली लगता है कि हमें महिलाओं के इतने योगदान के बावजूद भी एक ऐसा एक्ट लाना पड़ रहा है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कुछ अथॉरिटीज के रोल। अथॉरिटीज मेरे हिसाब से है डीसीडब्ल्यू, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत उनके विषय में, मजिस्ट्रेट जिनके पास ये केस जाता है, और बाकी आप और हम जैसे आम लोग। एनसीडब्ल्यू डीसीडब्ल्यू की बात लेके मैं कल चलूंगा इसमें सबसे पहले कनिका जी के पास। कनिका जी, जैसा कि डीसीडब्ल्यू और एनसीडब्ल्यू जैसे संस्थाओं का स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे इनका गठन हुआ, इनका गठन किसी युद्ध के लिए तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली एक कंपेटिबिलिटी लाने के लिए सोसाइटी में हुआ है। लेकिन हमारी इस संस्थाओं के कुछ जो पदाधिकारी हैं, उनकी अगर भाषा शैली देखें, उनका एग्रेशन देखें, तो कभी कभी लगता है कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। मतलब क्योंकि एक्ट भी अपने आप में चाह के कोहेरेंस आए, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक इशू है, उनको रिजॉल्व किया जाए ताकि लोग साथ में रह पाए। तो आपको लगता है कि अथॉरिटीज अपने लेवल पे और बेटर कैसे कर सकती हैं, या आपको लगता है अपने अपने पार्ट पे अच्छा काम कर रहे हैं? और साथ ही साथ सोसाइटी, आपको कैसे लगता है सोसाइटी का क्या योगदान हो सकता है? ओवर टू यू मैम। तो जो यहाँ पे सबसे पहले सोसाइटी की बात करूंगी, क्योंकि अथॉरिटी सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करती है और हम्म। सोसाइटी के बिना वो कुछ भी रोल प्ले नहीं कर सकती। तो हम्म। ये एक जैसा कि आपने कहा, ये सोशल इविल है, एक डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस सोशल इविल के जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी सोसाइटी का आज की डेट में भी परसेप्शन ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक फैमिली अफेयर है। तो अगर कोई महिला किसी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लेके डोमेस्टिक वायलेंस की चली भी जाती है, तो पुलिस वाले भी उसको हम्म। यही कह के मामला रफा दफा करने का प्रयास करते हैं कि ये घर का मामला है, आप घर में निपटा लीजिए। तो इस हम्म। तरह से बहुत से अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, कि जो स्टैटिस्टिक्स हमारा आता है मीडिया में या रिपोर्ट्स में, वो हम्म। एक्चुअल वायलेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उससे एक्चुअल वायलेंस उससे कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन रिपोर्ट बहुत कम हो पाती है। तो हम्म। ये प्रॉब्लम सारी इसी कारण से है, क्योंकि आज भी उसको एक फैमिली अफेयर या घर का मामला समझा जाता है। तो हम्म। सबसे पहले तो ये सोसाइटी में ये चेंज चाहिए कि कभी भी किसी भी महिला के साथ जब कुछ गलत हो रहा हो, तो उसे दबाने के बजाय उसका सपोर्ट करना चाहिए। और उसको सपोर्ट सिर्फ ये नहीं कि एक केस लड़के ही हो सकता है, सपोर्ट उसको एक इमोशनल सपोर्ट और उसकी भी आवश्यकता होती है। और हम्म। लॉ जो है एक सोशल चेंज लाने का एक सिर्फ जरिया है। सिर्फ लॉ हम्म। बनाने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ये एक मीन्स टू सोशल चेंज है। तो टू बेटर ब्रिंग अ सोशल चेंज, जो भी हम्म। अथॉरिटीज हैं उन्हें भी एक कोहेजन में मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
तो जो NCW है या DCW है या बाकी स्टेट अथॉरिटीज है, उन सबको मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। अभी आज की डेट में सभी अथॉरिटीज ने डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम से डील करने के लिए अपनी अपनी हेल्पलाइन नंबर्स इशू करे हैं, ताकि अगर जो भी विमेन अपने घर में फंसी हुई हैं और उनको कोई डोमेस्टिक वायलेंस फेस करनी पड़ती है तो वो उस हेल्पलाइन पर रिपोर्ट कर सके। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल है कि एक हेल्पलाइन पे कंप्लेंट आने के बाद उसको विमेन को उस सिचुएशन से जहाँ पे उसके साथ वायलेंस हो रही है वहां से उसको इवैक्यूएट करना और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो सारा एक बहुत ही एफर्ट वाला काम है जिसमें कि सब अथॉरिटीज को मिलके अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पर ही ये सोशल चेंज आ सकता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। और अगर ये बात करें कि कोविड की सिचुएशन में इतना डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, तो अगर हम यूएन की रिपोर्ट देखें तो इवन इंडिया में ही नहीं, इवन फॉरेन में भी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इवन NCW ने भी रिपोर्ट करा कि 310 ग्रीवियंसेस उन्हें रिपोर्ट हो चुकी है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो मार्च से अप्रैल के स्टार्टिंग तक ही, तो जो कि लॉकडाउन से पहले से डबल नंबर्स हैं जो उन्हें लॉकडाउन के ड्यूरिंग रिसीव हुए हैं कंप्लेंट्स। तो इस सब का जो कारण है वो कारण है कि एक तो जो स्ट्रेस है लॉकडाउन के कारण, प्लस अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स हैं, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप 24 आवर्स एक साथ हैं, तो वो सारा स्ट्रेस एक्सर्ट करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू वायलेंस ऑन द वीमेन। So that is the entire problem and which needs to be changed by a like a perception change। उसमें समय लोगों को जागरूक बनाना होगा इस लॉ के बारे में भी और इसकी रेमेडीज के बारे में भी और इस सारी समस्या के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच कनिका जी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर के पास। हम सर का लास्ट ओपिनियन लेना चाहेंगे। हम पहले मुजम्मिल जी के पास चलते हैं। मुजम्मिल जी, जैसा कि कनिका जी ने बताया रोल ऑफ अथॉरिटी, उनके मुताबिक उन्होंने अपनी ओपिनियन में बताया कि उसका फॉर्मेशन कैसा है। हम आपकी भी ओपिनियन जानना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ। हेल्पलाइन नंबर की बात की कनिका जी ने यहाँ पे, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते एक डेटा सामने आया कि यदि आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दी, आपने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया, तो हमें समझना यह है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, तो असलियत में यही चाहिए, आइडियली होना ये चाहिए पढ़ा लिखा व्यक्ति डोमेस्टिक वायलेंस ना करे, लेकिन आंकड़ा है, मैं अभी आगे बताऊंगा ऑडियंस को, वो थोड़ा अलग है। लेकिन जो गांव देहात में महिलाएं रहती हैं उनके पास ना तो ईमेल की सुविधा है और मोबाइल भी जो है, वैसे इलाकों में फैमिली के पास एक मोबाइल होता है, और यदि महिला के पास मोबाइल है भी तो उसकी एक्सेस उसके पति या मेल मेंबर्स के पास है शायद, जिसके अगेंस्ट उसको कंप्लेंट करनी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है? और ओवर टू यू सर। देखिए, हाँ दीपक जी, मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा। पहले एक चीज कनिका जी ने काउंसलिंग का बताया, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। फैमिली कोर्ट एक्ट डज नॉट अप्लाई इनटू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बिकॉज the magistrate has been given power to take cognizance or take the complaint. So here my personal experience is कि counseling by the court order नहीं हो सकती है, although the service provider can take counseling outside the court. What the court order is the mediation, which is by the consent of the parties. Without consent, as we know, mediation cannot be done. Counseling cannot be done, which is mandatory under Family Law Act. So that I just wanted to add it. Regarding the authority in broader sense, तो authority बहुत हो सकती है, जैसे आपने कहा NCW, DCW, there are other authorities जिन पे ये responsibilities है कि वो women related issues को निवारण करें उनका. Basically, Act talks about the authorities which are police officer, service provider, magistrate, protection officer, and central and state government. These are the authority where the positive duty has been ordained upon them.
सो इनमें से कुछ की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि व्हेन एग्रीड पर्सन कम्स टू देम, वो उसके राइट्स के बारे में उसे बताएं, लीगल एड के बारे में बताएं, जो कि DSLSA है, फ्री लीगल एड जो हो सकती है, उसकी क्या राइट्स हैं, शेल्टर होम्स के बारे में बताएं, मेडिकली एग्जामिनेशन का जो है, एज सर हैज ऑलरेडी टोल्ड के ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जो रजिस्टर्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो उनकी ये ड्यूटी है कि अगर उनके पास कोई अग्रीड पर्सन जाता है तो उसको इस तरह से हेल्प करें, जिसमें उसको कंप्लेंट फाइल करना भी हो सकता है, DIR रिपोर्ट भी हो सकती है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है और शेल्टर होम भी हो सकता है। नाउ वी कम टू द पुलिस में जैसा कि कनिका जी ने बताया और इस पे रिसर्च भी है, हाफ ऑफ द क्राइम डज नॉट गेट नोटिस बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच्ड टू इट। सो बहुत सारी महिलाएं हैं वो पुलिस में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं जाने से, क्योंकि उसमें एक स्टिग्मा होता है अटैच, और कई बार वो ये भी होता है कि अपना घर का मसला है आप सुलझा दीजिए, उस तरह से भी। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनकी ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। देयर वाज अ सर्कुलर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेयर इट notified that outside the court the service provider will not do the settlement in domestic violence cases. Okay. Now the Honorable High Court of Bombay, taking the note of that order, nullified that order, stating that their responsibility is very important. Many a time what happens, the matter gets settled by these authorities or service provider without going to the court. So such order diminish their active role being played by them. So that the role of authority is very important here. So what is the role of central government and state government? They have been given the responsibility to publicize, spread awareness, which I still believe they seems to be failing in that. Because initially when the act came, तो बड़ी इस पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइज हुआ था, बहुत ऐड आते थे। अभी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है रेमेडी लेते हैं वो कोर्ट के थ्रू में जाना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति अवेयरनेस बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो मुजम्मिल जी एक क्वेश्चन था, आप अगर जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे सके। जी, पद्मावती जी हमारे हैं दर्शक, उन्होंने पूछा है कि क्या किसी भी स्टेज में काउंसलिंग का ऑर्डर हो सकता है? इस पे आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए सर। आपकी वॉइस कट रही है। मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उनका सवाल है कि क्या किसी भी स्टेज पे केस की काउंसलिंग का ऑर्डर हो सकता है कोर्ट के द्वारा? हेलो हेलो हेलो। ओके, कोई बात नहीं, लगता है वॉइस ब्रेक हो गई है। वॉइस कट रही है। कोई बात नहीं, हम नरेंद्र बिश्नोई सर के पास चलते हैं। सर, कैन यू हियर मी? हाँ दीपक, सबसे पहले मैं आप एक इसी क्वेश्चन का जवाब देता हूं। जो सेक्शन 14 में काउंसलिंग का प्रोविजन है और मजिस्ट्रेट को किसी भी टाइम पे अगर लगता है कि इस मैटर को सोल्व किया जा सकता है तो काउंसलिंग के ऑर्डर कर सकते हैं। और ये काउंसलिंग कैन बी डन बाय सर्विस प्रोवाइडर, एनी पर्सन जिसको ये डायरेक्शन दी। और अगर एक बार काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन दिया जाता है तो उसकी नेक्स्ट डेट 2 मंथ्स के अंदर दोबारा रखी जा सकती है। और मैं इस प्रोविजन को डिस्कस करते हुए और भी बताना चाह रहा हूं कि जब हम सोसाइटल एस्पेक्ट्स की और जब बात कर रहे हैं, इस चीज में जनरली ये ऑफेंस किससे किया जाता है? सर, मैं एक छोटी सी ऐड करना चाहता था, चीज आपके लिए ही मैंने तैयार की थी आपका लास्ट कमेंट लेने से पहले। जैसा कि हमने बताया सोशल एविल है, तो कुछ डेटा था हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, NCRB का, कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिकॉर्डेड हमारी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं शायद, वहां पे जनवरी में दूसरे नंबर पे हम जनवरी में 132 केसेस आए। उसके बाद फरवरी में हमारे 100 से ज्यादा केसेस आए हैं, मार्च में हमारे 150 से ज्यादा केसेस आए हैं, अप्रैल में अभी तक मतलब 95 केसेस हैं दिल्ली में। तो सर आपका थोड़ा फोकस हम यहाँ पे भी चाहते हैं कि कैसे मतलब जो हमारे फॉरवर्ड स्टेट्स हैं या फॉरवर्ड सिटीज हैं वहां पे भी इतना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हमें क्यों फेस करने पड़ रहे हैं इतने सारे केसेस? ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं इन्हीं आपके डाटा के बेसिस पे ही कहना चाह रहा हूं कि ये चीज तो सबको एक्सेप्ट हो गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां नहीं हो रहा, अनपढ़ लोगों में ज्यादा हो रहा है, वहां पे भी ऐसे डाटा है। ऐसा नहीं है कोई आदमी गरीब है या अमीर है वहां पे, ये सोसाइटी के हर पार्ट के अंदर फैला हुआ है।
और ये जो डाटा ये भी शो कर रहे हैं कि कोविड-19 और जब ये जो पेंडेमिक डिजीज है इसमें ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसका बढ़ने का मेन रीजन ये भी है कि हर आदमी का स्ट्रेस लेवल अब बढ़ गया है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ चुकी है, लाइफ में कैसे रहेंगे। तो जब हम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है या स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, जो है सबसे बड़ा तो रोल है, तो उसकी जो रूट कोज है उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी जो पर्सन जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, जो जिनकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, या जो मजदूर है जो यहाँ पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो उनका स्ट्रेस का रीजन है उसको दूर करने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से करनी चाहिए। दूसरा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया, इसके अंदर सेक्शन 31 के अंदर पनिशमेंट के प्रोविजंस है। तो मान लो ऐसा इंसिडेंट हम गवर्नमेंट पुलिस के पास जाते हैं, या पुलिस थोड़ा गवर्नमेंट की मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको कुछ पनिशमेंट दिया भी जाता है, उसके बाद छूट के आते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि ये पनिशमेंट के बाद ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उसके बाद गुस्से में वो और भी ज्यादा उसके ऊपर वायलेंस करता है। तो पनिशमेंट अपने आप में इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। इसके कंपैरिजन में मेरा रोल ये है कि काउंसलिंग को ज्यादा देना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर्स को काउंसलिंग करनी चाहिए लोगों की आपस के अंदर, जिससे उनको आपस में एक एग्रीमेंट हो सके और दोबारा अच्छे से रह सके। और मैं इसके अंदर भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये इस पेंडेमिक डिजीज में बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जितनी सर्विस काउंसलिंग की डिमांड है, उतने हमारे पास काउंसलर ट्रेन मीडिएटर्स की कमी आने लगेगी। तो इसके लिए इस टाइम पे ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी पर्सन्स है जो इसमें एक्सपर्ट्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, एनी पर्सन्स, एनी एडवोकेट हु हैज स्पेशल एक्सपीरियंसेस, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प दोज पर्सन्स। और एवरी इंडिविजुअल, जैसा भी इन्होंने पहले कनिका ने भी बताया था, क्योंकि अब ऐसा पेंडेमिक डिजीज के और हम बाहर नहीं आ सकते, वो फैमिली के अंदर ही रह रही है, तो अपनी बात को कैसे पहुंचाए। तो बेल बजाओ, ऐसे बहुत से अभियान भी चले हैं, बेल बजाओ, या मान लो कोई भी इंडिविजुअल आपके घर के पास रह रहा है, उस सब की ये ड्यूटी बनती है, जब भी वो अपने घर के आसपास और लोकेलिटी में ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस देखें, तो उसको या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर तक पहुंचाए, या सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचाए, या मजिस्ट्रेट तक इस चीज की जानकारी दे। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर एक ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी एंड सोशल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस दिए जाएं। तो गवर्नमेंट ने वो डायरेक्शंस ना देके कुछ एक मैटर थे उनकी फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लिखा है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। अभी तक हर जगह पे जितनी इनकी डिमांड है उतने प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इमीडिएटली अपॉइंट नहीं कर सकते तो कम से कम टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड, कि जो इस केसेस में उन सबकी हेल्प हो सके। इसके अलावा सोसाइटी में जो काउंसलिंग का जो मैटर इन्होंने लिखा, बहुत अच्छे से बताया कि आप आपस में मिलके इस चीज को अगर सोल्व करें तो इससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि अभी उन्होंने देखा कि इन्होंने इटली से भी एग्जांपल लिया, फॉरेन की कंट्री में, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को रिपोर्ट करवाने के लिए अगर फीमेल जाती है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज हम देखें तो इटली के अंदर लॉकडाउन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। सो व्हाट दे आर सेइंग, इसको यार एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आना चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आना चाहिए, और उनको अगर अपनी कोई रिपोर्ट लिखानी है तो उसके लिए उनको फ्री किया जाना चाहिए। और लास्टली मैं इसके अंदर एक और पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो हमारा सेक्शन 26 है, कि मान लो कोई मजिस्ट्रेट के सामने कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली मैटर का भी कोई केस चल रहा है, और वहां पे जो एविडेंसेस आते हैं, जो फैक्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हमें इस केस में उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रिलीफ देना है, चाहे वो एप्लीकेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ना भी हो, तब भी मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 26 में पावर है और वो उनको वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि हमारा ऑलमोस्ट आज का सेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, तो मैं अपने स्पीकर के 5 मिनट और दूंगा उन क्वेश्चंस पे आप लोगों का रिप्लाई जानने के लिए। एक हमारे दर्शक हैं अक्षय जी, मुजम्मिल, क्या मुजम्मिल जी हमारे साथ हैं? मुजम्मिल जी, मुजम्मिल जी से तो संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। खैर, हम कनिका जी और नरेंद्र सर से जवाब जानने की कोशिश करेंगे इन सवालों का। पहला सवाल सर ये है कि क्या कोई मदर इन लॉ अपनी जो बहू है उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती है? नरेंद्र सर, टू यू। नहीं, जैसा कि वुमेन्स के अंदर यहाँ पे लिखा है, द पर्सन शुड बी इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स
वो आपस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए। और जो रिस्पोंडेंट की जो हमने बात की थी, जो पहले सिर्फ जैसे कनिका ने भी बड़े अच्छे से बताया था, रिस्पोंडेंट कैन ओनली बी अडल्ट मेल मेंबर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका इंटरप्रिटेशन स्टार्ट किया, उन्होंने इसको बहुत ही वाइडर एप्लीकेशंस में कंसीडर कर लिया गया है। और अब ये जो रिस्ट्रिक्शन मेल मेंबर की, अडल्ट की, और ऐसा नहीं है, दे शुड बी इन द रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, कंसेंगुइनिटी का भी हो सकता है और मैरिज का भी हो सकता है, इन द नेचर ऑफ द मैरिज। अगर उसके अंदर आ रहे हैं तो उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट में भी केस फाइल किया जा सकता है। ओके, कनिका जी आप कुछ इनपुट देना चाहेंगी इस सवाल पे? नहीं, मैं नरेंद्र सर के साथ एग्री करती हूँ। ओके, एक और हमारे सविता जी हैं व्यूअर, उन्होंने मुजम्मिल जी से सवाल पूछा है। मुजम्मिल जी आप क्या सुन सकते हैं हमें? दीपक जी, तो उन्होंने सवाल आपसे पूछा है, लास्ट क्वेश्चन वो आप लास्ट का भी जवाब दे दीजिएगा सर। एंड एक ये सवाल है कि क्या यदि कोई पार्टी मीडिएशन को जानबूझ के अवॉइड करती है तो उस पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी मीडिएशन में आई थी उसके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, मीडिएशन को अगर पार्टी अवॉइड करती है तो मैक्सिमम जो मीडिएशन से वो रिटर्न हो जाएगा केस। द जज मे टेक एडवर्स कंडक्ट ऑफ द पार्टी एट मैक्स। इससे ज्यादा मीडिएशन में कोई फाउंडेशन नहीं है। आप मीडिएशन में सेटलमेंट करने के लिए भी बात की है और ना जो प्रोसीडिंग है उसे आप एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो अगर date, second date, so the matter will be ultimately reached to the court again for adjudication. In that case, that court will take adverse inference on the party who has not been appearing. इससे ओके, मुजम्मिल जी आपकी आवाज भी थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, तो मैं आज का ये सेशन कंक्लूड करते हुए अपने क्लोजिंग रिमार्क देता हूँ। क्लोजिंग रिमार्क में मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे दर्शकों ने डोमेस्टिक वायलेंस के विषय में ऑलमोस्ट सब कुछ जितना बता सकते थे बता दिया आप लोगों को, और हम लोगों का मकसद इन सेशंस को करने के पीछे यही है कि आम जनता में कानून को लेके, लॉ को लेके जो उनके लिए जानने योग्य है उसकी अवेयरनेस बढ़े, वो लोग उस लॉ को जाने, जिससे कि जब लोग लॉ जानेंगे तो एम्पावरमेंट आती है। क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम तीनों ने लॉ पढ़ा है, तो हम जो लॉ पढ़ने से पहले थे और लॉ पढ़ने के बाद जो हमारा व्यक्तित्व था, जो हमारे कॉन्फिडेंस में बढ़ा, वो उसके अनुभव से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि लॉ जानना कितना आवश्यक है। तो हमारा पर्पस भी यही है कि समाज में लॉ की अवेयरनेस बढ़े। यदि आप लोगों को लगता है किसी और लॉ पे हमको सेशन करना चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, पर्सनली भी आप मुझे लिख सकते हैं। विद दीपक जोशी मेरा हैंडल है, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह में अवेलेबल हूँ। और अगला सेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने आज विमेन्स राइट की बात की, डोमेस्टिक वायलेंस इन अ वे विमेन की बात है, अब अगला हमारा सेशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है मेंस राइट पे। तो अगले सेशन के लिए भी आप जुड़िएगा, और तब तक अगले सेशन तक के लिए मैं अपने स्पीकर्स नरेंद्र सर को, कनिका जी को और मुजम्मिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस के विषय में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू दीपक जी, थैंक यू मुजम्मिल जी, थैंक यू नरेंद्र। थैंक यू एवरीवन।